नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट या प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज हम आपको कोर्स करा रहे हैं। इससे पहले हम अगर बात करते हैं कोर्स के अंतर्गत, तो टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स में हम जीवों की दुनिया टॉपिक तक करा चुके हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान से लेकर जीवों की दुनिया। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखा हो इनमें से, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो हमने जीवों की दुनिया टॉपिक देखा था, उसी के अंतर्गत हम प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, जहां पर टोटल 55 प्रश्न हैं, जिसको लेकर के इस वीडियो के अंतर्गत प्रैक्टिस करेंगे और एक लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो यदि आपने इन प्रश्नों की प्रैक्टिस से पहले वो टॉपिक वाइज नहीं देखा हो, तो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा, बाकी आप वीडियोस में जाकर के भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि जीवों के वर्गीकरण का जो जनक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, कैरोलस, लिनियस, हैकल या फिर आर.एच. विटकर? तो मैंने आपको बताया था, जब जीवों के वर्गीकरण का नाम देखने को मिलता है तो कैरोलस, लिनियस का नाम देखने को मिलता है। इन्हीं को ही वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1735 ईस्वी में जीवों का जो द्विजगत वर्गीकरण है और द्विनाम पद्धति है वो प्रस्तुत की थी। आपको याद होगा तो होमोसेपियंस करके मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया भी था। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है, वो इनमें से कनेक्टिंग लिंक जो है वो इनमें से किसे जो है वो जाना जाता है? जीवाणु, कवक, वायरस या फिर माइकोप्लाज्मा? तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी वायरस यानी कि विषाणु। तो ये जीवित कोशिका के भीतर सजीव की तरीके से और बाहर जो होता है वो निर्जीव की तरीके से व्यवहार करते हैं। कौन? आपके विषाणु जो होते हैं, जो जीवित कोशिका के अंदर होते हैं तो वो सजीव की तरीके से व्यवहार करते हैं, और जब बाहर होते हैं तो वो आपके इनएक्टिव होते हैं, निर्जीव की तरीके से व्यवहार करते हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक के रूप में वायरस को जाना जाता है, और इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए और प्रोटीन आवरण भी जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि सजीवों के प्रमुख जो लक्षण हैं, उनमें से अगर बात करें तो कौन सा लक्षण है जो कि अनिवार्य आपका नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो आपका चयापचय है, श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है? बताइए कौन सा सही होगा। आपको याद होगा अगर, तो मैंने अपवाद स्वरूप बताया था कि सजीवों के अंदर लक्षण वो देखने को मिलता है, पर जरूरी नहीं कि सभी में हो, क्योंकि कुछ अपवाद भी है। तो बिल्कुल आंसर की बात करें, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन सही हो जाएगा। प्रजनन जो होता है वो सजीवों का लक्षण नहीं, लेकिन ये सजीवों का लक्षण है पर अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे खच्चर हो गया, म्यूल और बांझ मानव, इसके अपवाद होते हैं जो कि सजीव भी होते हैं पर प्रजनन नहीं करते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन है चौथा कि वर्तमान में सबसे अधिक मान्य जो पंच जगत वर्गीकरण है, 5 किंगडम है, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और इसी को ही हमने डिटेल में पढ़ा भी था, अगर आपको याद होगा तो लीनियस या विटकर या कॉपलैंड या हैकल, इन्हीं 5 जगत प्रणालियों से ही क्वेश्चन भी ज्यादातर बनते हैं। तो कौन सा नाम देखने को मिलेगा? बिल्कुल आपको ऑप्शन बी वाला आर.एच. विटकर यहाँ पर सही हुआ। इन्होंने 1969 ईस्वी में मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत, ये 5 का जो वर्गीकरण दिया था, इसी को ही हम कहते हैं पंच जगत। तो ये वर्गीकरण जो है कोशिका प्रकार, कोशिकीय संगठन, पोषण विधि आदि पर बेस्ड जो है वो था। तो आंसर यहाँ पर आर.एच. विटकर जो है यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो द्विनाम पद्धति है, जिसे हम कहते हैं बाइनोमिनल, आपका इसमें जीव के वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द जो है वो क्या होता है? जाति का होता है, गण का होता है, वंश का होता है, जगत का होता है, स्पेसीज होगा, ऑर्डर होगा, जीनेस होगा, या फिर आपका किंगडम? आंसर की बात करें द्विनाम पद्धति में, एग्जाम्पल में ध्यान होगा, होमो सेपियंस के थ्रू बताया था, आंसर हो जाएगा वंश। तो पहला शब्द जो होता है वो वंश को दर्शाता है, और जिसका पहला अक्षर जो होता है वो बड़ा होता है। जब भी होमो सेपियंस लिखते हैं तो एच कैपिटल में लिखते हैं। दूसरा शब्द जो होता है वो जाति को दर्शाता है, स्पीसीज को दर्शाता है, ये जीनस को दर्शाता है। तो ये जो जाति शब्द है ये छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे होमो और सेपियंस। तो एच आपका कैपिटल है और सेपियंस में एस आप देख रहे हैं तो स्मॉल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 6 कि पंच जगत जो प्रणाली है उसमें सबसे आदिम और सरल जो जगत है वो इनमें से कौन सा है? सबसे आदिम मतलब सबसे पुराना की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? ओल्डेस्ट। देखिए कई बार क्या होता है, इंग्लिश टर्म आपके ज्यादा आसान होते हैं, आदिम शब्द से आप नहीं पहचान पाएंगे, पर ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट मानी जो अभी पंच जगत प्रणाली आपने देखी, इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन था? वही सबसे पुराना था। तो प्रोटेस्टा, मोनेरा, कवक या फिर जंतु? तो आपका आंसर हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा सबसे पुराना और सबसे सरल जगत है, और इसमें सभी एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो आपके आते हैं, जैसे कि आपका जीवाणु एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को आपको पिछली वाली क्लास में मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया था कि एक अमीर है, गरीब है, उससे जोड़कर आप भूलेंगे नहीं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। मोनेरा जगत के जब बात करते हैं तो इसके जीवों की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर सिलिका। इसी को हम म्यूरिन कहेंगे। तो कौन सा सही होगा मोनेरा जगत को लेकर? तो बिल्कुल आंसर ऑप्शन सी वाला, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन। मोनेरा जगत की जब बात करते हैं तो इसके जो जीव होते हैं जैसे जीवाणु है उसमें कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं देखने को मिलता है, इसका अभाव देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनेरा जगत की जब बात करते हैं। पर अगर बात किया जाए आपका नीला हरित शैवाल को लेकर के जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, तो ये कौन से जगत का प्राणी है? बताइए अगला क्वेश्चन। पादप, मोनेरा, प्रोटिस्टा या फिर कवक। नीला हरित शैवाल इनमें से किस जगत का प्राणी है? आंसर की बात करेंगे तो मोनेरा आपका सही होगा। ये आपके एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ये स्वकोषीय होते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण इससे क्वेश्चन भी बनता है तो ये इसमें हेल्प करते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ये सब इसके जो है वो एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 9 कि कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसमें कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है और ये आपका आकार भी बदल सकता है? सूक्ष्म जीव कौन सा है जिसमें कोशिका भित्ति होती ही नहीं है और साथ ही साथ आकार बदलने की भी उसके अंदर टेंडेंसी देखने को मिलती है? तो ई कोलाई, माइकोप्लाज्मा, लैक्टोबैसिलस या फिर डायटम। आंसर की अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पर सही होगा। कोशिका भित्ति ना होने के कारण इसका जो आकार होता है वो परिवर्तनशील होता है और ये सबसे छोटे जो जीव हैं उनमें से एक है, जैसे पीपीएलओ हो गया और रोग जो है ये उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10वां कि पादप और जंतु के बीच की जो संयोजी कड़ी होती है वो पूछा गया है कि कनेक्टिंग लिंक जो है वो किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, अभी जो पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में आया था वो सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी को लेकर पूछा गया था जहां पर विषाणु आंसर था, पर यही क्वेश्चन से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है जहां पर पादप और जंतु को लेकर के पूछा जाता है, अमीबा, पैरामीशियन, यूग्लिना या मशरूम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना। क्लोरोफिल होने के कारण ये प्रकाश में स्वपोषी होता है, पादप होता है और अंधेरे में ये आपका परपोषी जंतु की तरीके से व्यवहार करता है। तो इसीलिए इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं पादप भी आ रहा है और जंतु भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश में स्वपोषी यानी पादप भी हो रहा है और अंधेरे में ये परपोषी यानी जंतु भी की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए यूग्लिना को हम कहते हैं इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में। अगला क्वेश्चन है समुद्र का जो घास का मैदान है वो इनमें से किस जीव को कहा जाता है? लाल शैवाल या फिर डायटम या फिर डाइनोफ्लेजिलेट या फिर मांस। बताइए कौन सा सही होगा? समुद्र का घास का मैदान इनमें से किसे कहा जाता है? बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला डायटम सही होगा। समुद्र में बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ये, और ये प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव जो है वो होते हैं। तो डायटम आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर की डायटम जो है उसकी कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है जिसे फ्रस्ट्यूल भी जो है वो कहते हैं? काइटिन की होती है या फिर सेलुलोज की या पैक्टिन की या सिलिका की? डायटम की कोशिका भित्ति इनमें से किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर की अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सिलिका, SiO2 आपका सही होगा। सिलिका की भित्ति होने के कारण ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। ये प्रोटिस्टा जगत की प्रमुख विशेषता जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि कौन सा जीव है जिसका जो आकार है वो चप्पल के समान होता है और इसे स्लीपर एनिमल्क्यूल भी कहते हैं। एनिमा देखिए अलग अलग पढ़ करके पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कहते हैं, तो पूछा गया है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या एस्केरिस। तो बताया कई बार पैरामीशियम का से साइज जो होता है चप्पल के जैसा होता है, बिल्कुल आपका पैरामीशियम सही हो जाएगा। स्वच्छ मीठे पानी में पाया जाता है। और जो सिलिया होता है, नलिका भी, आपको ध्यान होगा मैंने जो पैरामीशियम का चित्र दिखाया था उसके चारों तरफ छोटे छोटे इस तरीके से कांटे टाइप के निकले हुए थे, जो कांटे टाइप के निकले होते हैं वही आपका होता है सिलिया। इसी को हिंदी में कहते हैं नलिका भी, और इसी की सहायता से ये तेज गति से तैरता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका जो कि है प्रश्न नंबर 14 कि समुद्र में रेड टाइड इसकी घटना किन जीवों की अधिक वृद्धि से होती है? डायटम, नीलहरित शैवाल, डाइनोफ्लैजिलेट या फिर स्पंज। तो जो समुद्र में रेड टाइड होता है वो कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइनोफ्लैजिलेट। ये मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं और इनकी अत्यधिक वृद्धि से समुद्र का पानी जो होता है वो लाल दिखने लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो कवक है, फंगी है, उनकी कोशिका जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? कवकों की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सेलुलोज होगा, काइटिन होगा, म्यूरिन होगा, पेक्टिन होगा, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बिल्कुल का से कवक और का से काइटिन। कवक यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल रहित जीव होते हैं और ये परपोषी, मृतोपजीवी या सहजीवी भी हो सकते हैं और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। अगला प्रश्न आपका है, कवक के शरीर का निर्माण करने वाले जो धागेनुमा तंतु होते हैं उसके जाल को क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं या स्पोर कहते हैं? कवक के शरीर का जो धागेनुमा जाल देखने को आपको मिलता है उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइसीलियम। कवक का जो शरीर होता है ना वो तंतुमय होता है जिसे हम हाइफा कहते हैं और इन्हीं हाइफाओं का जो जाल होता है वो कहलाता है माइसीलियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइसीलियम। कवक को लेकर के जब बात होगी तो काइटिन भी याद रखिएगा, माइसीलियम भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि ब्रेड मोल्ड, ये नाम जो है इसके नाम से किस कवक को जाना जाता है? पेनिसिलियम को, एस्परजिलस को, खमीर को, राइजोपस को, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ब्रेड मोल्ड कौन से कवक को कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका राइजोपस सही होगा। ये मृतोपजीवी कवक होते हैं और मृतोपजीवी कवक होते हैं ना, ये सड़े गले जैविक पदार्थ जैसे ब्रेड आदि से पोषण लेते हैं और इसमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइजोपस जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि लाइकेन जो है वो कौन से दो जीवों का सहजीवी संबंध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल और कवक है, कवक और जीवाणु है, विषाणु और कवक है, शैवाल और जीवाणु है, कौन सा सही होगा? जब लाइकेन की बात करते हैं सहजीविता संबंध को दर्शाता है और जो सहजीविता संबंध है उसके लिए आंसर हो जाएगा आपका शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो है इसमें शैवाल जो है वो हेल्प करता है भोजन बनाने को लेकर के और कवक जो होता है वो आश्रय यानी कि नमी देता है। इस चीज को थोड़ा सा अगर ऐसे जोड़ लीजिए कि मान लीजिए कि आप किसी घर में किसी के घर जाकर के रुकने जाते हैं, मेहमान बन करके जाते हैं और मेहमान जिनके यहाँ जा रहे हैं आप वहां पर आपको जो जिसके यहाँ जा रहे हैं वो खाना बना करके दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उनके यहाँ जाकर के रुकने का काम कर रहे हैं और मतलब एक व्यक्ति क्या कर रहा है? जो शैवाल है वो भोजन बना रहा है, मतलब जो खाना खिला रहा है वो भोजन बना रहा है, वो एक हिसाब से मकान मालिक हो गया और एक नमी रहने के लिए जगह दे रहा है, आश्रय दे रहा है, वो आपका कवक हो गया। इस चीज से जोड़कर थोड़ा याद रख सकते हैं। वैसे सिंपल सी लाइन है, इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। ये वायु की शुद्धता विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड के अच्छे सूचक जो है वो होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं बहुत अच्छे सूचक भी, प्राकृतिक सूचक करके भी कई बार लिख दिया जाता है, तो उसका भी ये जो सूचक हैं इस तरीके से काम करते हैं ना, जब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसकी मात्रा, ये वायु में जो है प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगती है तो ये जो कवक होते हैं, लाइकेन जो होते हैं, समाप्त होने लगते हैं, तो उससे भी हमें पता चलने लगता है। और बाकी ये सूचक भी है वायु की शुद्धता विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड के अच्छे सूचक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म जो है वो कौन सा सही होगा? पादप जगत का उभयचर का मतलब ये है कि उभयचर किसको कहते हैं? जो जल और थल यानी पानी में भी और स्थल दोनों पर निवास करते हैं। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ब्रायोफाइटा जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही होगा। इसी को काई वर्ग भी कहते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं और इनमें संवहनी ऊतक जो है वो नहीं होते, जैसे मांस या फ्यूनेरिया। ये जो मांस और फ्यूनेरिया है ये एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा के, और ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल में मांस और फ्यूनेरिया में होता क्या है, जब इनके हम प्रजनन को लेकर के बात करते हैं तो जो प्रजनन होता है ना वो इनका पानी के थ्रू, बारिश का जो पानी होता है ना उसके थ्रू होता है। वैसे तो आप देखते हैं ये आपके कहीं पर भी मिट्टी में उगे हुए हैं तो वो इसका स्थल हो जाएगा, और पानी जब इस पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो मेल से फीमेल में जो इसके जाते हैं पार्ट वो आपके पानी के थ्रू जाते हैं, बारिश के पानी के थ्रू जाते हैं, और फिर आपका जो कंप्लीट होता है निषेचन की प्रक्रिया, तो वो आपके एग्जाम्पल में मांस या फ्यूनेरिया आता है, और जल भी आ रहा है, थल भी आ रहा है, इसीलिए ये ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं पादप जगत का उभयचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर की, कौन सा पादप समूह है जिसमें सबसे पहली बार संवहनी ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यू का विस्तार देखने को मिलता है? उनका विकास जो है सबसे पहले किसमें हुआ था? तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा। इसी को हम फर्न समूह भी कहते हैं। इनमें संवहनी ऊतक तो होते हैं लेकिन बीज नहीं बनते हैं, बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। आप कहेंगे बीजाणु क्या होता है? तो बहुत ही महीन
कण आपके होते हैं, बीज तो आप देखते हैं, पर जो बीजाणु होते हैं बहुत माइन कण टाइप के होते हैं, तो इनमें जो है बीजाणु द्वारा जनन जो है वो देखने को मिलता है। तो टेरिडोफाइटा आपका हो जाएगा इससे संबंधित सबसे पहली बार संवहनी ऊतक वैस्कुलर टिश्यू जो है वो देखने को मिला था, उसका विकास हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है, नग्न बीज जो होते हैं वो वाले पौधे जिनके बीज जो होते हैं फल में आवृत्त नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो नग्न बीज आपके जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, इनमें फूल नहीं बनते हैं लेकिन जो बीज हैं वो बनते हैं जो कि नग्न होते हैं। साइकस, इसमें जितने भी देवदार टाइप के पेड़ आते हैं ना वो आते हैं, साइकस है, पाइन है, ये सब इसके उदाहरण है। जिम्नोस्पर्म में साइकस और पाइन उदाहरण याद रखिएगा, और साथ ही नग्न बीज तो आपको क्वेश्चन में क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 की तरफ, जो कि है एक बीजपत्री पौधों की जड़ों का प्रकार मुख्य रूप से कैसा होता है? मुख्य मूल होता है, तंतु मूल होता है, वायवीय मूल होता है, परजीवी मूल होता है। मैंने आपको बताया भी था कि आपका मूसला जड़, मूस और रेशेदार जड़ अलग अलग नाम है, उसी में इंग्लिश में टैप रूट, फाइब्रस रूट ये देखने को मिलता है। जब एक बीजपत्री पौधों की बात करते हैं तो उसमें फाइब्रस रूट, जिसको तंतु मूल भी कहते हैं, वो देखने को मिलता है। और धान, गेहूं, मक्का, घास आदि सब एक बीजपत्री पौधे हैं। कल वाले वीडियो में हमने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी ताकि आप सारे इसके एग्जाम्पल भी ट्रिक से याद कर सकें। इनमें बीज में केवल एक ही बीज पत्र होता है और पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास देखने को आपको मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका तंतुमूल यानी कि फाइब्रस रूट। द्विबीजपत्री की बात करते हैं तो इनके जो पौधों की पत्तियां होती हैं इसमें कैसा सिरा विन्यास देखने को मिलता है? समानांतर होता है, जालिकानुमा होता है, आयताकार होता है, वृत्ताकार होता है। दोनों चित्र मैंने आपको दिखाए थे एक साथ कंपैरिजन करते हुए, एक में आपका समानांतर करके था, एक में जालिकानुमा करके था, तो यहाँ पर जालिकानुमा हो जाएगा। आम, गुलाब, चना, सरसों द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। इनके बीच में दो बीज पत्र होते हैं, जो जड़ होती है वो मुख्य मूल यानी टैप रूट होती है, इसमें टैप रूट होती है, और एक बीजपत्री में आपका यहां पर बताया था हमने फाइब्रस रूट होती है। बस ये दोनों आपको दिमाग में अपना रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री पादपों में जो पुष्पांग होते हैं उसकी संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 4 या 5 के गुणज में, 2 या 4, 3 या 3 या अनिश्चित? तो एक बीजपत्री की बात करेंगे तो 3 या 3 के गुणज में पुष्पांग होते हैं, 3 है, 6 है, 9 है, इस तरीके से ये चलते हैं। जबकि द्विबीजपत्री में पुष्पांग 4 या फिर 5 के गुणज के रूप में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न 25 है कि जंतु जगत की अगर बात करें, एनिमेलिया की बात करें, तो इसका सबसे बड़ा संघ कौन सा इनमें से है? एनेलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है या इकाइनोडर्मेटा? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इसमें कीट है, मकड़ी है, केकड़ा है, मधुमक्खी है, कई सारे जीव जंतु आते हैं। इनका शरीर जो होता है वो खंडित होता है, पैर संयुक्त होते हैं, ज्वाइंट आपके देखने को मिलते हैं। ये आपका आर्थ्रोपोडा जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 26 है। आधे क्वेश्चन अब तक हम देख चुके हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का बाह्य कंकाल जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? काइटिन का, सेलुलोज का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सिलिका का? इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। लाइक करते रहिएगा। कोई अच्छा लगे वीडियो में, कोई पॉइंट लगे तो कमेंट में भी अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा। तो बात करते हैं आंसर की आर्थ्रोपोडा संघ के लेकर के। बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला, काइटिन। इन्हें भी बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है और कीटों और मकड़ियों का बाहरी आवरण इसी से ही जो है वो बना होता है। आपने कवक में भी देखा था काइटिन, का से कवक, का से काइटिन, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत भी इनके जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। 27 नंबर प्रश्न है कि शरीर में असंख्य छिद्र जो होना और स्थिर जीवन ये किस संघ की विशेषता है? सीलेंट्रेटा, पॉलीफेरा, नेमेटोडा या प्रोटोजोआ? तो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, असंख्य छिद्र होते हैं, किसमें होते हैं? तो यहाँ पर देखिए वर्ड ही आपका है पोर। पोर मतलब ही होता है छिद्र। बस पोर से पोरीफेरा आपको जोड़ करके याद करने में आसानी होगी, तो पोरीफेरा आपका सही होगा। इस संघ के जंतु प्रायः जलीय होते हैं और स्पंज इसका प्रमुख उदाहरण है। स्पॉन्जिला कहते हैं, स्पंज ना करके स्पॉन्जिला नाम याद रखिए, जो कि आपका पॉलीफेरा संघ के अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं। और इनके शरीर पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सच्ची देहगुआ जिसको हम ट्रियोकॉलिन कहेंगे और सच्चा खंडन जिसको हम कहेंगे सेगमेंटेशन, ये किस संघ में पाया जाता है? एनेलिडा, नेमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीस या फिर पॉलीफेरा? तो शरीर में सच्ची देहगुआ आपका एनेलिडा संघ में देखने को मिलता है। इनका शरीर खंडित होता है और त्वचा से श्वसन जो है वो होता है। केचुआ और जोक इसके एग्जाम्पल है।
देखते हैं ना केचुआ या जोक आपने, तो इनका शरीर खंडित होता है ऐसे ऐसे करके टुकड़ों में, और त्वचा से ये श्वसन करते हैं। ये तो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रा ये किस संघ का जंतु है और जिसके टेंटिकल पर डंक कोशिकाएं आपको देखने को मिलती हैं। पॉलीफेरा, निडेरिया, मोलस्का, नेमेटोडा, हाइड्रा किस संघ का जंतु है? हाइड्रा जो है आपका निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है, और ये अरीय यानी रेडियल समिति वाले जंतु होते हैं। समुद्री एनिमोनो और जेलीफिश में भी इसी संघ में जो है ये आते हैं। ये जो है दोनों एग्जाम्पल है कि जो समुद्री एनिमोनी है और जेलीफिश वो भी इसी संघ में निडेरिया या सिलेंट्रेटा में देखने को मिलते हैं। ये अरीय यानी रेडियल समित वाले जंतु होते हैं। अगला है स्टारफिश, ये किस संघ का जंतु है जिसकी त्वचा पर कांटे होते हैं? बताइए, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा या फिर एनेलिडा। तो आपको बताना है स्टारफिश किस संघ का जंतु है जिसकी त्वचा पर कांटे होते हैं। तो स्टारफिश आपका है इकाइनोडर्मेटा का। वयस्क अवस्था में इनका जो शरीर होता है वो 5 किरणीय समित वाला होता है, और ये केवल समुद्री जंतु होते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला है शरीर चपटा, त्रिस्तरीय और अगुहीय होना, ये किस संघ की विशेषता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोडा या फिर एनेलिडा या फिर मोलस्का। शरीर चपटा, त्रिस्तरीय और अगुही होना किस संघ की विशेषता है? आंसर हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए वर्ड क्या है, प्लेटी, प्लेट, प्लेट देखते हैं चपटी होती है, उसी से जोड़कर याद रखिए कि इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। फीता कृमि और प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। फीता कृमि को टेप वॉर्म कहते हैं, फीता कृमि इसका एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। तो ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस सही होगा। अगला है छद्म देहगुआ, ये किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है? पॉरीफेरा, नेमेटोडा, एनेलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो छद्म देहगुआ की बात करें तो ये नेमेटोडा में पाई जाती है। इनका शरीर जो होता है लंबा, बेलनाकार और गोल होता है, गोल कृमि कहेंगे आप एग्जाम्पल के तौर पर। एस्केरिस इसका एग्जाम्पल प्रमुख जो है वो हो जाएगा। तो नेमेटोडा आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है कि जो मोलस्का है वो संघ के जंतुओं जैसे कि घोंगा, मोलस्का संघ में एग्जाम्पल में घोंगा आता है, इसके मुख में पाई जाने वाली विशेष संरचना क्या कहलाती है? टेंटिकल, डंक कोशिका, रेडुला या फिर नेफ्रिडिया। जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई हैं ये सारे क्वेश्चन उसी से ही है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये हमने खुद से एक एक करके बनाए हैं। तो ये आपको सारी जो चीजें आपने पढ़ी हैं 2 क्लासेस में जीवो की दुनिया में, पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में हमने उसको पढ़ाया है, उसी को रिवाइज करने के लिए है। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा रेडुला। तो जो बात करते हैं हम मोलस्का संघ को लेकर के, तो इनका शरीर कोमल होता है और आमतौर पर एक कड़े कवच से ढका होता है। मासल पाद, मस्कुलर फुट इनकी विशेषता जो है वो होती है। तो ये आपका रेडुला जो है वो सही हो जाएगा। विशेष संरचना पूछी गई थी कि इनके जो मुख में पाई जाने वाली विशेष संरचना है उसको क्या कहते हैं, तो उसको रेडुला जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न है 34 कि मछलियों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षों वाला होता है? 2, 3, 4 या 5। बताइए कौन सा सही होगा। मनुष्य की जब बात करते हैं तो मनुष्य 4 कक्षीय हृदय वाला होता है, और जो मछलियों की बात करते हैं तो 2 कक्षीय, इसमें एक अलिंद और एक निलय होता है। ये शीत रक्ति जिसे कोल्ड ब्लड कहते हैं वो होते हैं, और गलफड़ों से जो है वो सांस लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 कक्षीय जब बात करेंगे मछलियों को लेकर के। अगला प्रश्न 35 है कि जो उभयचर है जिसको हम एम्फीबिया कहते हैं, ये वर्ग के जंतुओं का हृदय सामान्यतः कितने कक्ष का होता है? 2, 3, 4 या 5, या फिर कक्ष होते ही नहीं है। उभयचर में कौन आएगा? मेढक, जिसको लेकर के मैंने आपको बताया था कि वो पहले टेडपोल होता है, फिर उसके जो पूंछ टाइप के होते हैं वो पैर में कन्वर्ट होते हैं, उसके जो गलफड़े होते हैं वो फेफड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कितने हृदय का कक्ष उनमें देखने को मिलता है? आंसर की बात करते हैं 3 कक्षीय सही होगा। इनमें 2 अलिंद और एक निलय होता है। मेढक और टोड इसके एग्जाम्पल हैं जो जल और स्थल दोनों पर जो है वो रहते हैं। अगला है मगरमच्छ और घड़ियाल, ये किस वर्ग में आते हैं जिनके हृदय में अपवाद स्वरूप 4 कक्ष होते हैं? तो उभयचर, सरीसृप, पक्षी या स्तनधारी। आपको पता है मैंने बताया था कि जो आपके सरीसृप वर्ग है उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले आंसर की बात करें तो सरीसृप वर्ग हो जाएगा, रेप्टाइल कहते हैं। तो एक्चुअल में सरीसृप में जब बात करते हैं तो 3 कक्षीय हृदय होता है, पर अपवाद स्वरूप में आपका मगरमच्छ इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ में आप देख रहे हैं 4 कक्ष हैं, और घड़ियाल में, मगरमच्छ और घड़ियाल में 4 कक्ष वाला हृदय होता है। पर जिस वर्ग में आते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं, इसमें 3 कक्ष वाला हृदय देखने को मिलता है, मतलब इसके जंतुओं में।
और ये शुष्क सल्क वाली शीत रक्ती जंतु में जो है ये आते हैं। अगला है पक्षियों में श्वसन के लिए फेफड़ों के साथ और क्या पाया जाता है? गलफड़े, त्वचा या फिर वायु कोश या फिर डंक कोशिका। पक्षियों में श्वसन के लिए फेफड़े तो होते ही होते हैं, पर उसके अलावा वायु कोश भी देखने को मिलता है। सी वाला ऑप्शन वायु कोश सही हो जाएगा। गर्म इनका खून होता है, उष्ण रक्ती होते हैं, वार्म ब्लडेड जंतु है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है और ये अंडे जो है वो देते हैं। अगला क्वेश्चन 38 है कि स्तनधारी वर्ग के जंतुओं की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या है? मेमेलिया की जब बात करते हैं तो शीत रक्ती होता है, शरीर पर बाल और स्तन ग्रंथियां हैं, 3 कक्षीय हृदय है या गलफड़ों से श्वास लेते हैं। तो स्तनधारी वर्ग के जंतुओं की बात करें तो इनके शरीर पर बाल होते हैं जिसमें मनुष्य आता है, और स्तन ग्रंथियां भी जो है वो होते हैं। ये उष्ण रक्ती होते हैं और अधिकांश जरायुज होते हैं जो बच्चे देते हैं। जरायुज और अंडा जो आपको पता है 2 चीजें होती हैं। जरायुज वो जो आपके बच्चे देते हैं और जो अंडे देते हैं। तो मानव, गाय, कुत्ता ये सब इसमें आते हैं, इसी में ही आपके आ जाएंगे। आंसर आपका हो जाएगा कि शरीर पर बाल और स्तन ग्रंथियां होती हैं। अगला प्रश्न 39 है कि 1665 ईस्वी में कार्क को सूक्ष्मदर्शी से देख करके सेल यानी कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसने जो है वो किया था? तो स्लाइडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक या विर्चो। तो कार्क से किसने देखा था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी जो है स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया था, पर जब उसकी बात होगी तो हुक का नाम देखने को मिलेगा, जो कार्क को सूक्ष्मदर्शी से देखकर सेल शब्द का प्रयोग जो है इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 40 की हर कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका से उत्पन्न होती है। तो ये किसने कहा था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या स्लाइडेन या फिर विर्चो। तो किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था आपका आंसर डी वाला यानी विर्चो के द्वारा जो है वो कहा गया था। 1855 में ये कथन दिया था ना कि जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत का हिस्सा भी है, और इसका अर्थ होता है कि नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 41 की यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता इनमें से जो है वो क्या है? तो यूकैरियोटिक मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो यूकैरियोटिक वाले होते हैं ये अमीर होते हैं। अब अमीर है तो सच्चे केंद्रक का कह रहा है अभाव है, तो अभाव तो इनमें होगा नहीं। जिनके पास अमीरी होगी अभाव कहां, वो तो उसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक में। सुस्पष्ट केंद्रक, इनको क्लियर है सारी चीजें, याद होगा मैंने बताया था इनको चीजें क्लियर है, इनका क्या गोल है, बस यही सही हो जाएगा। यूकैरियोटिक की विशेषता क्या है? सुस्पष्ट केंद्रक। एकल डीएनए नहीं बताया था, बहुल डीएनए मतलब इनमें एक चीज थोड़ा नहीं होगी। अमीर है तो बहुत सारी चीजें होंगी, और कोशिकाओं पर झिल्ली करना होना। दरवाजा जो है इन कह रहा है इनके यहाँ क्या नहीं होगा, अमीर है भाई इनके यहाँ तो दरवाजा होगा। तो इस हिसाब से बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पिछले वीडियो में चीजें मैंने आपको क्लियर की थी। तो सुस्पष्ट केंद्रक ट्रू न्यूक्लियस की उपस्थिति होगी। इसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अमीबा, पौधे और जंतु की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर की कोशिकाओं का जो आकार है वो मापने की इकाई माइक्रोन जो है वो कितने मीटर के बराबर होती है? 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9 या 10 की घात -10। तो 10 की घात -6, 10 की पावर -6 मीटर सामान्यतः कोशिकाओं का आकार माइक्रोन में व्यक्त करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है 1 से 10 μm के बीच में। प्रोकैरियोटिक छोटे होती हैं और यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है, 10 से 100 μm तक देखने को मिलता है। अगला है पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांट सेल में भोजन का जो भंडारण होता है वो मुख्य रूप से किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन, लिपिड, स्टार्च या फिर प्रोटीन। पादप कोशिका में भोजन का भंडारण आपका कैसे होगा? तो स्टार्च के रूप में होता है। जंतु कोशिका में भोजन का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो दोनों याद रखिएगा। पादपों में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जो कि जंतुओं में नहीं देखने को मिलता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के थ्रू अपना ये भोजन वगैरह बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 कि जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, और पादपों में ये आपका नहीं पाया जाता है? तो प्लास्टिड, रिक्तिका, सेंट्रियोल या क्लोरोप्लास्ट। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन में हेल्प करेगा? आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रियोल, सी वाला। केंद्रक के पास होता है और पादप कोशिका में इसके स्थान पर सेल प्लेट जो है वो बनती है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, शक्ति गृह भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 46 की कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है, कंट्रोल सेंटर है, वो कौन सा है जिनमें
आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, राइबोसोम, केंद्रक, गोल्जी बॉडी या फिर लाइसोसोम। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या हो जाएगा, ये होगा केंद्रक, न्यूक्लियस। ये कोशिका की वृद्धि को लेकर, प्रजनन को लेकर, सभी क्रियाओं को लेकर नियंत्रित करता है। ये प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अगला है प्रोटीन निर्माण। इसका कार्य जो है वो कौन सा कोशिकांग करता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका या फिर प्लास्टिड। प्रोटीन निर्माण का कार्य इनमें से कौन सा कोशिकांग करता है, बिल्कुल राइबोसोम। आप जो नाम देख रहे हैं यही सही होगा। ये झिल्ली रहित और अति सूक्ष्म कण होते हैं। साइटोप्लाज्म, आरईआर, ये क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये खुरदरी ईआर और केंद्रक के भीतर जो है वो पाए जाते हैं। 48 क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम या लाइसोसोम या सेंट्रोसोम। तो आपको पता है लाइसोसोम आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं इनमें। ये कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है और क्षतिग्रस्त होने पर स्वयं की कोशिका को नष्ट कर सकता है। अगला है प्रश्न 49 की कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं, जो पदार्थों का संशोधन करता है, पैकेजिंग करता है, स्राव करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इस तरीके के नाम वाले होते हैं, जैसे वो सुसाइड बैग हो गया या ये पोस्ट ऑफिस वाला हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक जलिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या रिक्तिका, कौन सा सही होगा। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नया वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ऐसे लगातार चलती रहेंगी। हो सकता हो कि आपने पहला वीडियो देखा हो तो आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। नोटिफिकेशन बेल सब्सक्राइब के बाद जो ऑन कीजिएगा उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अभी जो भी क्लासेस हो रही हैं वो दोपहर के 1 बजे हो रही हैं। बाकी आगे भी अगर कोई टाइम में बदलाव होगा तो हम आपको बता देंगे। आंसर की बात करते हैं तो आंसर होगा बी वाला, गोल्जी बॉडी। ये लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करती हैं। ये साइटोप्लाज्मिक केंद्रक के पास जो है वो स्थित होती हैं। अगला है 50 नंबर, समसूत्री कोशिका विभाजन, इसको कहते हैं माइटोसिस। इसके दौरान एक मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं समसूत्री विभाजन में, 4, 2, 6 या 8। आंसर हो जाएगा आपका 2। इससे यहां पर देखेंगे कोशिका विभाजन के दौरान एक मात्र कोशिका से तो 2 बनती हैं। ये शरीर की सोमेटिक कोशिकाओं में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, 2n है तो 2n रहेगी। और ये वृद्धि व मरम्मत में हेल्प करती है, सहायक होती है। याद होगा आपको, मैंने बताया भी था समसूत्री को लेकर के, ये चोट लग जाती है नई कोशिका बनती है, सेम वैसी ही होती है। और जो समसूत्री के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें आपका जो कोशिका है वो आपकी आधी आधी जाकर बढ़ जाती है। ज्यादातर जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है जनन कोशिकाओं को लेकर। देखिए क्वेश्चन है, तो इसमें होने वाली अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समान रहेंगी, डबल हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी या चौगुनी हो जाएंगी। तो कौन सा सही हो जाएगा, आंसर की बात करें तो आधी हो जाती हैं। इसमें एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और ये लैंगिक जनन में सहायक है और आनुवंशिक विविधता भी उत्पन्न करती हैं। अगला है कि केवल आरएनए से बनी अकोशिकीय संरचना जिसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है वो क्या कहलाता है, विषाणु, वायरोइड, प्रायन या फिर जीवाणु। केवल आरएनए से बनी अकोशिकीय संरचना जिसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है उसे हम कहते हैं वायरोइड। ये छोटा वृत्तीय एकल सूत्री आरएनए होता है। ये मुख्यतः पौधों में रोग उत्पन्न करता है, जैसे पीएचटीबीडी करके। फुल फॉर्म ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगला है केवल प्रोटीन से बनी संक्रामक संरचना जिसमें कोई भी न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है वो क्या कहलाती है, विषाणु, प्रायन या वायरोइड या लाइकेन। केवल प्रोटीन से बनी संक्रामक संरचना को हम प्रायन कहेंगे। संक्रमित प्रोटीन सामान्य प्रोटीन की संरचना बदल देता है। ये तंत्रिका तंत्र में संक्रमण कर सकता है, जैसे CJD रोग जो है इसमें आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आपका सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपसे जो है वो पूछेंगे। तो माइकोराइजा ये किन दो के बीच का उत्तम सहजीवी संबंध है, शैवाल कवक, कवक और पादप की जड़, जीवाणु और विषाणु या शैवाल और पादप। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो माइकोराइजा आपका ऑप्शन बी वाला कवक और पादप की जड़ सही होगा। कवक पौधे की नमी और खनिज लवण प्रदान करता है और बदले में जो पौधा है वो क्या करता है, कवक को भोजन कार्बोहाइड्रेट देता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है। तो एक प्रकार से सहजीविता संबंध इसमें भी हो गया। तो बस एग्जाम्पल में माइकोराइजा का नाम ध्यान रखिएगा और किसके किसके बीच, कवक और पादप की जड़। तो इसी के साथ ये हमारे प्रश्न होते हैं समाप्त। और ये जो 55 नंबर वाला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में जो है वो बताना है। 55 क्वेश्चन, और वो है प्रश्न आपका कि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है।
काइटिन की होती है, सेल्लोज की होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या सिलिका। अपना आंसर 55 प्रश्न का एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आंसर बताएंगे आप सही गलत तो उससे आपकी भाई जो अच्छा रिवीजन है वो हो जाएगा। और पिछले कोई भी वीडियो आपने अभी तक इससे पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं वो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वो भी देख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हर टॉपिक की हमने करा रखी है और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स के रूप में कोर्स भी करा रहे हैं। लगातार जो क्लासेस है वो आपकी इसी प्रकार से जो है वो चल रही है। तो कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। बाकी कोई प्रश्न हो सुझाव हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। पीडीएफ के लिए लाइक का टारगेट 1000 लाइक का है, जैसे ही कंप्लीट होते हैं पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। बाकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो अभी के वीडियो में इतने रखते हैं, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।